हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल अमन की कहानियों में। अगर आपको डरावनी कहानियाँ सुनना पसंद है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऐसा करने से आगे आने वाली वीडियो आपके पास आसानी से पहुंच जाएगी। तो दोस्तों, अब ज़्यादा देर ना करते हुए हम सीधे चलते हैं अपनी कहानी की ओर। मेरे दादाजी ने मुझे बताया था कि आज से 60 साल पहले इस अस्पताल में एक ऑपरेशन के दौरान एक लड़की की मौत हो गई थी। तब से उस लड़की की आत्मा उस अस्पताल में भटकती है। रात ढलते ही कोई भी इंसान उस रास्ते से नहीं गुजरता है, क्योंकि उस लड़की की आत्मा राहगीरों को परेशान करती है। हालांकि दादाजी की बताई पुरानी भूतहा कहानियों में ज़्यादा विश्वास नहीं करता था मैं। एक रात मैं आपको दो दोस्तों अंकित और राजू के साथ रात को बाइक पर घूम रहा था। तभी मेरे एक दोस्त ने मुझसे विक्टोरिया अस्पताल वाले रास्ते से चलने को कहा। मैं कोई भी ज़्यादा भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करते थे और हमने उस रास्ते से जाने का पक्का मन बना लिया। उस समय रात के 10 बज चुके थे। हम तीनों ने बात अपने परिवार वालों को नहीं बताई का वादा किया और उस रास्ते पर निकल पड़े। जैसे ही हम उस रास्ते से निकले, रास्ते पर रेत होने की वजह से हमारी बाइक फिसल गई और हम तीनों धड़ाम से बाइक से दूर गिर गए। गनीमत थी कि हम लोगों को कोई चोट नहीं आई थी। बाइक चला रहे मेरे दोस्त अंकित ने बोला कि उसका बैलेंस तो बराबर था, फिर ये बाइक कैसे फिसल गई। हालांकि वो थोड़ा डर गया था। तो मेरे दूसरे मित्र राजू ने बाइक चलाने को कहा। अब राजू बाइक चला रहा था। हम करीब 1 किलोमीटर ही चले थे कि अचानक हमारी गाड़ी का टायर पंचर हो गया और गाड़ी की स्पीड तेज़ होने से गाड़ी इस बार भी पिछली बार से भी दूर तक फिसलती गई। इस बार हमें कोहनियाँ और घुटनों पर थोड़ी चोट आई थी। अंकित फिर से बोला कि इस जगह में ज़रूर कोई गड़बड़ है, हम लोग वापस उल्टे चलते हैं। लेकिन मैंने और राजू ने उसी बात नहीं मानी और बाइक उठाकर पैदल चलना शुरू कर दिया। हम थोड़ी दूर ही चले थे कि अचानक किसी लड़की के चीखने की आवाज़ें सुनाई दीं। ये सुनकर हम रुक गए और अंकित बोला, यार तुम लोगों को चीखने की आवाज़ सुनाई दी क्या? हमने उसकी बातों को अनसुना कर कहा कि कोई जानवर की आवाज़ होगी। 5 मिनट चलने के बाद फिर वही चीख फिर सुनाई दी। इस बार तो हम दोनों को भी थोड़ा डर लगने लगा। हम तीनों ने वापस चलने के बारे में सोचा, लेकिन हम रास्ते के बीच में आ गए थे। पीछे चलने में 3 किलोमीटर और आगे चलने पे 2 किलोमीटर और बाकी थे। हम लोगों ने आगे जाने का सोचा। थोड़ा आगे चलने पर हमें बरगद के पेड़ के नीचे एक औरत दिखाई दी। इतनी रात को अकेली औरत को देखकर हमारे तो रोंगटे खड़े हो गए थे। हम लोगों ने पीछे मुड़ने का सोचा, तभी वो बूढ़ी औरत चिल्लाई, बेटा रुको, मुझे हाईवे तक का रास्ता बता दो। हमने पूछा कि इतनी रात को आप इस रास्ते पे क्या कर रही हैं? तो उस बुढ़िया ने कहा कि मैं पड़ोस के गांव में रहने वाली और मेरे पास पैसे नहीं हैं, इसलिए मैं पैदल ही निकल पड़ी। हाईवे के उस पार मेरा गांव है। हमने उस बुढ़िया को बात का विश्वास कर लिया और आगे निकल पड़े। रास्ते में वो बुढ़िया हमसे सारी बातें पूछने लगी। बुढ़िया हम तीनों के पीछे चल रही थी। हम तीनों दोस्त अब अपनी बात कर रहे थे। तभी राजू बोला कि वो मांझी, आपका रास्ता आ गया। और वो जैसे ही पीछे मुड़ा तो वहाँ कोई नहीं था। हम तीनों की तो सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। हम बाइक को धक्का मारते हुए ज़ोर से भागने लगे। भागते भागते अंकित ठोकर खाकर गिर गया और हमें ज़ोर से चीख सुनाई दी। हमने भी बाइक को वहीं पटक कर अंकित के साथ लेकर दौड़ने लगे और अस्पताल के पास कब्रिस्तान तक पहुंच गए। ये सब घटित होते 12 बज चुके थे।
हम पसीने से तरबतर हो गए थे और कब्रिस्तान पार कर एक मंदिर में रुक गए, क्योंकि अगर बिना बाइक के घर जाते तो जूते पड़ते। इसलिए इस रात मंदिर में ही रुक गए और सुबह होते ही बाइक लेकर अपने अपने घर आ गए और घर वालों दोस्त के यहाँ रुकने का बहाना बना दिया। उस रात के बाद से हम उस रास्ते से कभी नहीं गए। मुझे आज भी सपनों में वो भूतिया बुढ़िया और चीखने की आवाज़ें सुनाई देती हैं। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। अब हम चलते हैं अपनी अगली कहानी की ओर। मेरे दोस्त का नाम वसीम है और हम बचपन में बहुत ही अच्छे दोस्त थे और हमारी हर एक बात एक दूसरे से शेयर करते थे। हम जब कॉलेज में आए थे तब उसकी सगाई हो गई थी। वे उसकी मंगेतर से, जिसका नाम रेशमा था, उससे बहुत प्यार करता था और वो दोनों रात भर मोबाइल पर बातें करते रहते थे। एक दिन की बात है, उसने मुझे बताया कि वो उसकी मंगेतर से रात को बात कर रहा था। वसीम ने उसकी मंगेतर को मिलने के लिए बोला तो उसकी मंगेतर बदली हुई आवाज़ में बोली, तू ज़्यादा मत बोल वरना तेरे को वहीं दफन कर दूंगी। वसीम एक बार तो ये सुनकर चौंक गया और फिर सोचा वो शायद मजाक कर रही होगी। फिर वसीम भी उसको मजाक में बोला, क्या कर लेगी तू मेरा, देखते हैं। तो वो फिर बोली, आज रात देख तेरे साथ क्या होता है। यह कहकर उसने मोबाइल रख दिया। अगली सुबह जब वसीम उससे मिलने तो वो अपनी आप बीती बताने लगा। उसने मुझे रात के फ़ोन वाली बात बताई और उस रात उसके साथ जो हुआ वो बताया। उसने बताया कि रात के 2-3 बजे के आसपास अचानक उसकी नींद खुली और उसके सामने एक सफ़ेद लंबी दाढ़ी वाला आदमी बैठा था। वो बोलने लगा, ले आ गया मैं, अब देख तेरे साथ क्या होता है। उसने वसीम के गले को पकड़ लिया। ऊपर मेरी सांसें रुक गईं। वसीम ने उसी वक्त अल्लाह का नाम लेते हुए नमाज़ पढ़ना शुरू कर दिया और वो उसके सामने से गायब हो गया। मुझे उसकी बात सुनकर बड़ा अचंभा हुआ कि ऐसे कैसे हो सकता है। उसके अगले दिन वसीम ने फिर से अपनी मंगेतर से मोबाइल पर बात करने का बोला। कल रात तुम मुझे क्या अनाप शनाप बोल रही थी। उसकी मंगेतर ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है, जबकि कल तो मैंने फ़ोन ही नहीं किया था। यह सुनकर वसीम के रोंगटे खड़े हो गए और उसने तुरंत फ़ोन काट दिया। उसी वक्त वसीम ने मुझे फ़ोन किया कि उसकी मंगेतर की तबीयत ख़राब है और कल उसके घर पर चलना है। अगले दिन हम दोनों तैयार होकर वसीम की मंगेतर के घर गए। वहाँ हमने दरवाज़ा खटखटाया तो उसकी मंगेतर सामने खड़ी थी और बदली हुई आदमी की आवाज़ में बोली, तू फिर आ गया ना। तूने अगर अंदर कदम रखा तो यहीं पर तेरा जनाजा निकाल दूंगा। वसीम बोला कि ये क्या बोल रही हो तू। वसीम आगे था और जैसे ही उसने घर में कदम रखा, उसकी मंगेतर ने दीवार पर टंगी तस्वीर उठाकर वसीम के सर पर दे मारी। उसके सर से खून बहने लगा। वसीम के ससुर और साले ने उसकी मंगेतर को पकड़कर बैठाया। फिर उसके सालों ने वसीम को पट्टी बांधी। रेशमा ने दादाजी ने बताया कि रेशमा को जिन का साया लग गया है। इस पर वसीम के ससुर ने उन्हें अपना मुंह बंद रखने को कहा। थोड़ी देर रुककर हम वहां से सीधे अस्पताल जाकर ढंग से पट्टी करवाई। उसके अगले ही दिन मुझे वसीम का फ़ोन आ गया कि रेशमा की तबीयत बहुत ख़राब है और वो अस्पताल में भर्ती है। वसीम ने बाइक निकाली और हम दोनों जल्दी अस्पताल पहुँचे। वहाँ पर पहुँचने के बाद हमने रेशमा की हालत पूछी तो उसने बताया कि उसकी हालत बहुत नाजुक है, कोई असली बीमारी का पता नहीं चल पा रहा है और उसके घर वालों को डॉक्टर ने रेशमा को घर ले जाने को कहा। सभी हैरान थे कि ऐसी क्या बीमारी है जिसका इलाज डॉक्टर के पास भी नहीं है। फिर उसको घर वाले रेशमा को घर ले आए। रेशमा ने वसीम को बुलाया
और कहा कि मैं अब ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रह पाऊंगी और तुम किसी अच्छी लड़की से शादी कर लेना। ये सुनकर वसीम की आंखों में आंसू आ गए और बोलने लगा कि मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। फिर रेशमा के दादाजी ने उसको पास ही के एक पीर बाबा के पास ले जाने को कहा। हम उसको पीर बाबा के पास ले गए और पीर बाबा ने बताया कि इसको एक बुरे जिन का साया ने जकड़ लिया है, जिसकी वजह से वो इसके शरीर को नुकसान पहुंचा रहा है। अब बहुत देर हो गई है। पीर बाबा ने बताया कि इसका एक ही इलाज है। यहाँ से 80 किलोमीटर दूर एक दरगाह है, वहाँ इसका इलाज हो सकता है। और बाबा ने बताया कि इसके साथ वही इंसान जाएगा जिसे वो सबसे ज़्यादा चाहती है। वसीम ने कहा कि मैं चला जाऊंगा, मुझे बाइक भी चलानी आती है। रात के 3 बजे वसीम और रेशमा दोनों बाइक पर निकल पड़े, लेकिन आधे घंटे बाद किसी का फ़ोन आया कि वसीम और रेशमा दोनों का एक्सीडेंट हो गया है और वो उन दोनों की मृत्यु हो गई है। यह सुनकर मेरा रो रो कर बुरा हाल हो गया। मेरा सबसे करीबी दोस्त अब इस दुनिया में नहीं रहा। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। ये कहानी आपको कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें। हम फिर मिलेंगे किसी नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना और अपने परिवार वालों का ध्यान रखें। धन्यवाद।